बहुत अधिक शक्तिशाली है, बल्कि हथियारों की सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा देश है। इसी तरह से रूस की स्थिति है, इसी तरह से फ्रांस की स्थिति है। तो ये सब शक्ति संतुलन की अवधारणा के कारक होते हैं, ये सब शक्ति संतुलन के खिलाड़ी होते हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं शक्ति संतुलन के सिद्धांत की हैं। अब शक्ति संतुलन के साधन कौन से हैं, किस तरह से कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाता है, राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करता है और शक्ति संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि वह अपने प्रतिद्वंदी से किसी भी प्रकार से पीछे न रहे। तो इसमें पहला जो साधन है वो क्षतिपूर्ति। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुआ था और धुरी राष्ट्र जब हार गई थी, तो उस समय जर्मनी पर बहुत अधिक जुर्माना थोपा गया था और उससे क्षतिपूर्ति ली गई थी कि वह विश्व युद्ध का कारण बना था। तो इससे किसी भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से जो शक्तिशाली राष्ट्र है या जिसके पास बहुत अधिक शक्ति है, तो उसकी शक्ति को कम कर दिया जाता है और इस तरह से शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो साधन, महत्वपूर्ण साधन है, हस्तक्षेप करना। दूसरे राज्यों के विदेश नीति में हस्तक्षेप करना, वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। और आप लोग यदि विश्व राजनीति का इतिहास जानते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इस तरह की स्थिति रही है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही छोटे छोटे राज्यों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी और अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था विभिन्न तरीके से। चाहे वियतनाम की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे कोरिया की बात हो, यहाँ पर इस तरह की नीति देखी जा सकती है, हस्तक्षेप की नीति। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। फिर तीसरा जो साधन है वो मध्यवर्ती राज्य, जिसको कि बफर स्टेट भी कहा जाता है। मध्यवर्ती राज्य का अर्थ होता है दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में एक दुर्बल राज्य, निर्बल राज्य, छोटा राज्य, जो कि दोनों देशों की शक्तियों को संतुलित करने की कोशिश करता है और उसकी सीमाएं दोनों देशों से लगी होती है। और जो शक्तिशाली देश होते हैं वो उनकी सीमाएं अलग होती हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच में नेपाल का होना। ये नेपाल भारत और चीन के बीच में बफर राज्य है। तो ये शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश होती है कि जो शक्तिशाली देश होते हैं ये इस बात का प्रयास करते हैं कि बीच में कोई छोटा राज्य हो, ताकि हम सीधे आपस में न टकराएं। इसी तरह से शस्त्रीकरण, ये सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रसिद्ध साधन है, तरीका है शस्त्रीकरण का, कि प्रतिद्वंदी के पास ये शस्त्र है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और ये विश्व राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र के पास हो रहा है। आप लोगों को सबको मालूम है कि प्रत्येक राष्ट्र हर वर्ष अपनी रक्षा के मामले में अपने बजट की वृद्धि करता है और बहुत सारे हथियार खरीदता है कि ताकि वह दूसरे राज्य, अपने प्रतिद्वंदी राज्य का सामना कर सके। तो शस्त्रीकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है और वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति इसी के माध्यम से ही अधिक दिखाई देती है। इसी तरह से इसका प्रदर्शन करना, शस्त्रों का प्रदर्शन करना, जैसे कि भारत में 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। यह एक संदेश देने की कोशिश है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारे पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं, शस्त्र हैं। इसी तरह से अगला साधन है फूट डालने की नीति। ये बहुत पुरानी नीति है। फूट डालो, राज करो, विभाजन करो, राज करो। तो विभिन्न राज्यों के बीच में फूट डालने की नीति और अपने स्वार्थ सिद्ध करने की नीति, ये शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसी तरह से मैत्री संधियां करके जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपनी शक्ति तो बढ़ा नहीं सकते, अपनी राष्ट्रीय शक्ति में चाहकर भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए वह बड़े राष्ट्रों के साथ में समझौता कर लेते हैं, मैत्री संधियां कर लेते हैं। कुछ देर पहले ही मैंने उदाहरण दिया था कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की थी 1970 में। पाकिस्तान में जो समस्या खड़ी हुई थी और पाकिस्तान को जिस तरह से चीन और अमेरिका सहायता दे रहा था, तो उसके विरुद्ध भारत ने अपने आप को मजबूत करने की स्थिति, और इसका फायदा भी मिला उस युद्ध में। इसी तरह से अगला साधन है गुटबंदी। सीटो, सेंटो, नाटो, ये सब आप लोग जानते हैं कि ये सब सैनिक गठबंधन है। और इन सैनिक गठबंधनों का मुख्य कारण ये रहा है कि विभिन्न राज्य आपस में मिलकर इतने अधिक शक्तिशाली हो जाएं कि प्रतिद्वंदी गुट उनका मुकाबला न कर सके, या यदि वो आक्रमण तो सब मिलकर उसका मुकाबला कर सके। तो गुटबंदी भी एक महत्वपूर्ण साधन है
शक्ति संतुलन का। तो इस तरह से शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र इनमें से कोई भी तरीके का इस्तेमाल करता है। जब जैसा समय होता है, जब जैसी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अनुसार हर राष्ट्र इस तरह के साधनों में से विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करता है। कोई भी राष्ट्र एक साधन पर निर्भर नहीं होता, जरूरत पड़ने पर वह विभिन्न साधन अपनाता है। तो ये शक्ति संतुलन के संबंध में विभिन्न बातें हुई। अब शक्ति संतुलन की आलोचना हम देखेंगे। आप सभी को, जहां शक्ति की बात होती है वहां पर संघर्ष की संभावना अपने आप बढ़ जाती है, युद्ध की संभावना अपने आप बढ़ जाती है, और यही कारण है कि शक्ति संतुलन की अवधारणा की आलोचना की गई विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये कहा गया कि वास्तव में शक्ति संतुलन जो है वो शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ाने वाला है, युद्ध को बढ़ाने वाला है, अस्थिरता को बढ़ाने वाला है। बहुत अधिक राशि, बहुत अधिक अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत सारा जो हिस्सा है वो विभिन्न देश शस्त्रों को खरीदने में कर देते हैं या शक्ति संतुलन स्थापित करने में करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी आंतरिक नीति या अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में कटौती होती है। तो यही कारण है कि शक्ति संतुलन की अवधारणा की आलोचना की जाती है। अब इसमें शस्त्रीकरण की होड़ हो जाती है, और जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्तिशाली शस्त्र खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से राज्यों में भय का वातावरण स्वाभाविक है कि जब शक्ति की प्रबलता होगी, शक्ति की राजनीति होगी, तो विभिन्न राज्यों के बीच में भय का वातावरण बना ही रहेगा। इसी तरह से इसकी महत्वपूर्ण आलोचना है कि शक्ति की साम्यावस्था संभव ही नहीं है। जैसे शक्ति संतुलन के समर्थक राजनीति वैज्ञानिकों का कहना है कि शक्ति की साम्यावस्था आती है, साम्यावस्था संभव ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि शक्ति संतुलन में बिल्कुल सही आकलन करना शक्ति का असंभव है। तो साम्यावस्था संभव ही नहीं है। इसी तरह से अगली आलोचना है युद्ध की संभावना में वृद्धि होती है। स्वाभाविक कि जिसके पास शक्ति होगा वो शक्ति प्रदर्शित करने में लगा रहेगा, और यही कारण है कि युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। शीत युद्ध, एक लंबे समय तक के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध हुआ था। इसके पीछे कारण क्या था? और उस समय ऐसा लगता था कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। इसके पीछे कारण यही था कि सोवियत संघ और अमेरिका के पास में शक्ति बहुत अधिक थी। इसी तरह से विश्व शांति के लिए खतरा, जब युद्ध की संभावना बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि विश्व शांति के लिए खतरा होगा। और अभी वैश्वीकरण के युग में यदि किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो अन्य राष्ट्र भी लपेटे में आएंगे ही, और अन्य राष्ट्रों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना ही है। तो स्वाभाविक ही है कि ये विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला है। इसी तरह से राज्यों की शक्ति का आकलन करना संभव ही नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि शक्ति कितनी, किसी भी राष्ट्र के पास कितनी शक्ति, वो बहुत अधिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, परंतु सही आकलन करना असंभव है। वह कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति के बारे में बिल्कुल सही जानकारी लोगों को नहीं देगा। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण आलोचना ये की गई है कि यह जो दृष्टिकोण है वो यांत्रिकी दृष्टिकोण है, अर्थात मशीनी दृष्टिकोण है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मशीन के विभिन्न पुर्जे अपनी अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी अपनी जगह पर रहकर काम करते हैं, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न जो देश हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना स्थान है, और उस स्थान में वह रहकर निरंतर काम करते रहते हैं। तो यांत्रिकी या मशीनी दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान नहीं देता, और वह केवल किसी भी व्यवस्था को मशीन की तरह समझता है और यह सोचता है कि वह उसी तरह का निरंतर काम करता रहे। जबकि विदेश नीति मानवीय दृष्टिकोण है, मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, विभिन्न परिस्थितियां निर्मित होती हैं, और उन परिस्थितियों में कई बार शक्ति जैसी चीज को छोड़ देना होता है। जैसे वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो पूरा विश्व कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रत्येक देश अपने देश के अंदर इस वायरस से लड़ने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर अब राष्ट्रीय शक्ति या प्रतिद्वंदिता या शक्ति का प्रदर्शन या इस तरह की कोई भी बातें जो है वह असरकारक नहीं है, और सबका ध्यान इस नए खतरे की ओर है। चाहे अमेरिका जैसे देश में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। जब शक्ति संतुलन के सिद्धांत की या अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए कौन है, कारक कौन है, उसको करने वाले कौन है, उसको बढ़ाने वाले कौन है, उसके बारे में निर्णय लेने वाले कौन है। तो ये सब मनुष्य है।
चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो। तो ऐसी स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें शामिल होता है। तो हम यांत्रिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना, कई राजनीतिज्ञ इसकी आलोचना करते हैं। फिर यह राज्यों की आंतरिक नीतियों पर प्रभाव डालता है। स्वाभाविक ही है कि जब राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने की होड़ लग जाएगी तो आंतरिक नीतियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप पड़ोसी देश पाकिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं कि किस तरह से वो आंतरिक रूप से बहुत अधिक परेशान है, परंतु वह शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटता। इसी तरह शक्तिशाली एवं हथियार निर्माता देश लाभ की स्थिति में रहते हैं। जो शक्तिशाली देश हैं वो और हथियार निर्माता जो देश हैं वो लाभ की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि शक्ति संतुलन की अवस्था में प्रत्येक देश चाहता है कि हम हथियार खरीद लें और बड़े बड़े हथियार खरीद लें। तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने चर्चा की थी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, सोवियत संघ, अभी रूस है, ये सब हथियार बनाने वाले और बेचने वाले हैं। तो इनको अधिक फायदा होता है। ये न केवल खुद शक्तिशाली हैं बल्कि हथियारों की खरीदी बिक्री से भी वो बहुत अधिक लाभ कमा लेते हैं, उनके यहाँ की कंपनियां। इसी तरह से मार्गेंथ्यू ने ये कहा कि यह एक अनिश्चित, अवास्तविक एवं अपर्याप्त सिद्धांत है। मार्गेंथ्यू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, राजनीति वैज्ञानिक रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्री रहे हैं, और उन्होंने शक्ति की राजनीति पर बहुत अधिक अध्ययन किया था और उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति को मूल आधार बताया था। राजनीति का यथार्थवादी उन्होंने सिद्धांत का भी निर्माण किया था। तो उन्होंने शक्ति संतुलन के बारे में बताया कि यह एक अनिश्चित सिद्धांत है। स्वाभाविक ही है कि अनिश्चितता इसमें होगी, अवास्तविक है क्योंकि इसमें वास्तविकता का आकलन नहीं किया जा सकता और यह अपर्याप्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को